आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं और वह है मानव रोग, यानी मानव में होने वाले रोगों को हम लोग याद करने वाले हैं और वह भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक से देखने के बाद मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूँ कि यह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं प्रमुख टीका के बारे में। जो भी टीका आपको दिया जाता है, जैसे आप जानते होंगे कि बीसीजी का टीका होता है या आपके डीपीटी का टीका होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं जांच का संबंधी अंग, यानी कौन से अंग के लिए कौन सा जांच किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग जांच संबंधी उपकरण, यानी कौन सा जो उपकरण है किस जांच में काम आता है, उसको भी हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तत्व संबंधी रोग, यानी कौन से तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है या किस तत्व का आपको किस रोग के लिए उपचार किया जाता है, ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। उसी के बाद हम लोग यहाँ पे है चिकित्सा संबंधी खोज, यानी चिकित्सा से संबंधित जितने भी खोज है, जितने महत्वपूर्ण है, उन सबको हम लोग यहाँ पे याद करने वाले हैं। तो यह आपका समझ लीजिए कि यह मानव रोग से संबंधित यह आपका वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। यह अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में अगर मानव रोग से कोई भी सवाल पूछता है तो इसी वीडियो से अंदर से पूछेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम आपको A to Z इसको हम ले चलेंगे। यहाँ पे हम बात करें पहले रोग के बारे में, तो मानव में जो रोग होता है उसको दो प्रकार में बांटा गया है। पहला बांटा गया है जन्मजात रोग और दूसरा बांटा गया है उपार्जित रोग। जन्मजात मतलब क्या होता है कि जन्मजात यानी जन्म से ही, यानी आपके गर्भावस्था से आपको जन्म से ही यह आपको बीमारी होती है। जैसे आपको इसमें आता है हीमोफीलिया और वरधानता, यह आपके जन्मजात रोग है। उसके बाद हम बात करें एक होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का मतलब क्या है, वह आप कहें कि जन्म के बाद या जीवन काल में कभी भी आपका कोई रोग होता है वह आपका उपार्जित रोग होता है। तो यह आपका उपार्जित रोग है। इन दोनों में अंतर आप समझ लिए होंगे। उपार्जित रोग की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका संक्रामक रोग और दूसरा आपका है असंक्रामक रोग। संक्रामक मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी, और असंक्रामक क्या होता है कि एक व्यक्ति को अगर है तो दूसरे व्यक्ति को उसके माध्यम से नहीं होगा, तो वह हो गया असंक्रामक बीमारी। तो ये भी आप लोग जान गए होंगे। यहाँ पे हम बात करें संक्रामक में, यानी आपको एक दूसरे में फैलता है, तो आपको इसका कारक क्या होता है, यानी कौन कौन से कारण से फैलता है। तो यह आपके जीवाणु से फैलता है, विषाणु से फैलता है, प्रोटोजोआ से और कवक से। यहाँ पे हम लोग इन सबको याद करने वाले हैं एक एक करके। यहाँ पे एक जीवाणु से कौन कौन होने वाले रोग है उसको सभी को हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें असंक्रामक रोग में, तो आपको आता है हीनता जन्य रोग। यह रोग कौन सा है, हीनता जन्य, यानी किसी की कमी से कौन जो चीज़ होता है रोग। जैसे आपको मालूम है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, वहीं आपका होता है हीनता जन्य रोग। तो यहाँ पे हम लोग उसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे है अनुवांशिक रोग। यह आपको रोग कौन होता है, यह आपका पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लीजिए आपके कोई दादा या परदादा का कोई रोग होए, अब आपको भी अगर हो गया है, आपको भी या आपको पापा को भी, वह आपका अनुवांशिक रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो गया, उसको बोला जाता है अनुवांशिक रोग। उसके बाद यहाँ पे है एलर्जी। एलर्जी क्या है, तो एलर्जी आपको सब चीज़ से, किसी किसी को एलर्जी होता है, किसी को धूल से होता है, किसी को धूप से होता है, किसी को आपको गंदगी से होता है, यह आपका एलर्जी बीमारी है। ये भी आपका असंक्रामक रोग है। उसके बाद हम करें कैंसर की। कैंसर भी आपका असंक्रामक रोग है। कैंसर जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी आपका असंक्रामक है। हाइपरटेंशन भी है। उसके बाद हम ल्यूकीमिया की बात करें तो यह ल्यूकीमिया क्या है, तो आपको WBC की संख्या जब बढ़ जाती है रक्त में, उसी को बुलाता है ल्यूकेमिया। डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो यह आपको अगर क्रोमोसोम में अगर घटता या बढ़ता है, किसी के पास अगर 45 है या आपको 47 हो जाता है, तो आपको यह बीमारी देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम या आपका टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में आगे। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो होता है कवक द्वारा कौन कौन सा रोग, उसको याद करते हैं और उसको ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें अगर कवक से कौन कौन सा रोग होता है, तो आप देख सकते हैं एथलीट फुट, खाज, दामा, गंजापन और दाद। यहाँ पे इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, ये खाद गंदा है। याद रखिएगा ये खाद गंदा है, और इससे आपको याद हो जाएगा कवक द्वारा होने वाले रोग। यहाँ पर ये खाद गंदा की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे है ए
खाद गंदा है, यहाँ पे ए से आपको याद रखना है एथिलीट फूट। और यह जो एथिलीट फूट होता है वह आपके टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है, और यह जो आपका रोग होता है वह आपके त्वचा में होता है। और यहाँ पे एक वर्ड देख लीजिए, फूट। फूट मतलब पैर, यह विशेष करके पैर में ही होता है। पैर में जो आपके नीचे होता है वह फट जाता है, कट जाता है, इसी को बोलाता है एथिलीट फूट। तो यह आपके कवक से होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे खाज। खाज जो बीमारी है वह आपका एकरस स्केबिज नामक कवक से होता है, और यह भी आपके त्वचा में होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे दमा। दमा जो बीमारी है वह आपका होता है एस्परजिल फ्यूगिटेमस से, जो आपका एक कवक है और यह फेफड़ा में होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे गंजापन। गंजापन होता है टीनिया कैपिटेस कवक से, और यहाँ पे गंजापन में आपके पूरे सर का बाल गिर जाता है, और यह भी आके यहाँ के एक त्वचा वाली बीमारी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे दाद। दाद क्या होता है, तो ये भी आपका त्वचा संबंधित रोग है। यहाँ पे कवक की बात करें तो ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम कवक के कारण यह दाद होता है। तो यह आपको कवक द्वारा होने वाला रोग था। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे हम जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को। तो जीवाणु द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा जीवाणु से होता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद रखना कठिन है, बहुत सारा मिक्स हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक्स याद करेंगे। और यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपका टिंकू साड़ी में पटाखा बनी है। यहाँ पे टिंकू एक लड़का या लड़की है, वह साड़ी पहन ली है, और वह पहनने के बाद यहाँ पे वह पटाखा लग रही है। तो याद रखिएगा टिंकू साड़ी में पटाखा बनी है। यहाँ पे देखिए ट्रिक कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह है टिंकू साड़ी में पटाखा बनी है। तो यहाँ पे हम लोग टी से याद रखेंगे टिटनेस। टिटनेस जो होता है वह आपके तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, जो आपको हमेशा अगर कोई कटा या फटा जाता है और उसमें गंदा जब जाता है वही आपका टेटनस हो जाता है। तो टेटनस आप लोग देख लिए। उसके बाद हम बात करेंगे टिंकू में क से याद रखेंगे कुष्ठ रोग, यानी जो कोढ़ हो जाता है, यह भी आपका बीमारी है, वो आपका तंत्रिका तंत्र और त्वचा से संबंधित बीमारी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सिफिलिस। सिफिलिस आपकी बीमारी की बात करें तो यह आपको शिश्न में होता है यह रोग, और यह आपको हमेशा जो होता है वह आपको संभोग करने से, अगर किसी रोगी व्यक्ति के साथ अगर संभोग किया जाता है तो यह आपका सिफिलिस बीमारी होता है, जो आपको शीशन में यह बीमारी होता है। तो ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे साड़ी में स देख लिए। उसके बाद हम डी में बात करें तो डी से याद रखिएगा डिप्थीरिया। साड़ी में डिप्थीरिया याद रखिएगा। और यह जो डिप्थीरिया होता है वह एक श्वास नली में होता है, यह बीमारी जो आपके किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मेंजाइटिस। मेंजाइटिस जो रोग होता है वह आपके मस्तिष्क का बीमारी है। यहाँ पे मेंजाइटिस की बात करें तो जीवाणु से भी होता है और विषाणु से भी होता है, तो ये आपको दोनों में कॉमन मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्लेग। प्लेग जो बीमारी है वो आपके फेफड़ा में होता है और ये जीवाणु से होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो आपके आंत की बीमारी है। ये सभी अंग आपके एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पटाखा हो गया। यहाँ पे पटाखा में बात करें तो ख आग छूट रहा है, तो ख से याद रखिएगा यहाँ पे खांसी। और कौन खांसी, वो आपका काली खांसी है, और यह आपको खांसी जो होता है वो आपके श्वसन तंत्र की बीमारी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बोटुलिज्म। बोटुलिज्म जो होता है वह आपके एक जगह बीमारी नहीं है, ये आपका आँख भी फड़फड़ाने लगता है, कमजोरी भी होता है, तो यह आपका एक बोटुलिज्म बीमारी होता है जो जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे निमोनिया। निमोनिया की बात करें तो ये भी आपको फेफड़ा संबंधी बीमारी है। निमोनिया जो होता है, निमोनिया एक प्रकार का खांसी है, जो आपका यहाँ पे खांसी के साथ बुखार लगता है, ये भी आपका फेफड़ा संबंधी रोग है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे है से हैजा। हैजा में आपको याद रखना है, हैजा को ही बुलाता है टीबी, यानी टीबी जो होता है उसी को हैजा बुलाता है, और यह भी आपका फेफड़ा संबंधी रोग है। तो ये आपको याद हो गया होगा। ट्रिक क्या था, टिंकू साड़ी में पटाखा बनी है। देख सकते हैं यहाँ पे है टिंकू, यह है साड़ी में पटाखा बनी है। तो ये आपको सभी ट्रिक काम कर रहा है यहाँ पे, तो आपको ये सभी याद रखना है। यह आपको जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। अब हम चलते हैं आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे छोटी माता है, डेंगू ज्वर है, मेंजाइटिस है, खसरा है, चेचक है, हेपेटाइटिस है जिसको पीलिया बुलाता है, या एड्स है, पोलियो है, ट्रैकोमा है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है। यहाँ पे इन सबको हम लोग देखिए ट्रिक्स याद करेंगे। और यहाँ पे ट्रिक क्या है, वह है आपका छोटे डीएम का खास चैप्टर। ये भी आपको याद रखना है, एक जगह लिख देना है ट्रिक को कॉपी पे, और सबके सामने आपको रोग को लिख देना है, आपको याद हो जाएगा। ट्रिक है छोटे डीएम का खास चैप्टर। यहाँ पे हम लोग ट्रिक को देखिए कैसे याद करते हैं।
यहाँ पे है देखिए छोटे छोटे, और यहाँ पे है डीएम, छोटे डीएम का आपको यहाँ पे साइलेंट है, छोटे डीएम का यहाँ पे आपका खास, और चैप्टर यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में लिखना है CHAPTER। यहाँ पे सबको हम लोग देखिए कैसे विश्लेषण करते हैं। जैसे यहाँ पे है बात करेंगे हम लोग सबसे पहले छोटे छोटे से आपको हो जाएगा छोटी माता। छोटी माता जो रोग होता है वो आपको किससे होता है, वो आपको विषाणु से होता है यानी वायरस से होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डीएम की बात करें तो डी से याद रखेंगे डेंगू ज्वर, और एम से रखेंगे हम लोग मेनिनजाइटिस जो आपके मस्तिष्क का रोग है। और यहाँ पे जो डेंगू ज्वर होता है आपका मच्छर काटने से होता है, आपको यह बीमारी आपको याद होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे खास से आपको याद रखना है खसरा जो होता है वो आपको विषाणु के माध्यम से होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे चैप्टर में अगर देखें तो आपको सबको इंग्लिश में लिखना है चैप्टर को, और यहाँ पे सी से देखेंगे हम लोग चेचक, एच से आपको याद रखना है हेपेटाइटिस जिसको पीलिया ही बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम ए से याद रखेंगे एड्स की बात करें तो एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, वह होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है आगे हम लोग इसको भी कवर करेंगे जब जांच संबंधी अंक को पढ़ेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग CHA देख लिए। पी से बात करो तो पी से याद रखना है पोलियो। अब पोलियो के बाद हम लोग टी से रखेंगे ट्राइकोमा, ई से याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा, और आर से रखेंगे रेबीज। रेबीज की बात करें तो रेबीज आपको जो पालतू जानवर होता है या कोई भी जंगली जानवर होता है उसमें अगर आपको रेबीज विषाणु पाया जाता है तो अगर वह काट लेता है तो आपको रेबीज हो जाता है, और रेबीज होने पे आपको पानी से भय लगता है, इसलिए यहाँ पे रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम अगर बात करें इन्फ्लुएंजा की, इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है और यह एक प्रकार रोग भी है। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। यहाँ पे जो स्वाइन फ्लू होता है इसमें आपको कौन सा विषाणु होता है, वह होता है H1N1। H1 जो N1 होता है आपको स्वाइन फ्लू का कारण होता है, और यहाँ पे जो बर्ड फ्लू होता है वो आपको H5N1 से होता है। यहाँ पे भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद कैसे रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें बर्ड में, बर्ड अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं बर्ड, और बर्ड में देखिए यहाँ पे खुद छिपा हुआ है 5, यहाँ पे खुद छिपा हुआ है एक वर्ड 5, तो बर्ड में देखिए यहाँ पे खुद छिपा हुआ है 5, तो 5 वाला याद रखिएगा वह आपका होगा बर्ड फ्लू में। यहाँ पे देखिए H5N1 है तो 5 वाला आपको देखिए यहाँ पे ड है तो यह आपका बर्ड फ्लू, और स्वाइन फ्लू में याद रखिएगा H1N1, तो ये भी आपको कन्फ्यूजन ऐसे दूर हो जाएगा, तो ऐसे याद रहेगा। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग है। बात करें यहाँ पे प्रोटोजोआ के तो यहाँ पे देख सकते हैं पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी जिसको निंद्रा रोग बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोजोआ के द्वारा रोग होने वाला है इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, पापा काम पे सोते हैं। तो आप याद रखिएगा पापा काम पे सोते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे है पापा, ये आपका है काम पे सोते हैं। यहाँ पे आपको पापा से याद रखना है पायरिया आपके एक दांत की बीमारी है। उसके बाद यहाँ पे है का से कालाजार आपको एक बुखार वाला बीमारी है, कालाजार हो गया। उसके बाद हम मौ से बात करें तो मौ से होता है मलेरिया, और मलेरिया जो होता है आपको प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद हम यहाँ से याद करेंगे पे से पेचिस, पापा काम पे हो गया। सोते हैं से बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा सोने की बीमारी जो आपको इसको निंद्रा रोग भी बुलाता है। और सोने की बीमारी की बात की जाए तो आपको सीसी नामक मच्छर के काटने से या मक्खी से यह होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपको नींद नहीं आता है, नींद बहुत आता है, और इसी के साथ आपको बुखार भी रहता है, तो ये आपका सोने की बीमारी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे हम देखेंगे यहाँ पे अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक मतलब क्या होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर बीमारी कोई चला जाता है उसको बोला जाता है यहाँ पे अनुवांशिक रोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर आपको ये सब रोग अगर आपके दादा परदादा को था तो आपको भी हो सकता है, तो देख लीजिएगा कौन कौन सा यहाँ पे रोग है। और यहाँ पे जैसे वर्णधानता है, हीमोफीलिया है, क्लिफेंटर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, और यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम है। यहाँ पे हम बात करें अगर ट्रिक की तो ट्रिक आपको याद रखना है, और ट्रिक है वही क्लिप वही डांट, आपको याद रखना है वही क्लिप वही डांट, और इससे आपको अनुवांशिक रोग याद हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें सबसे, देखिए यहाँ पे है वही क्लिप, और यहाँ पे एक वही आपको इसको भी याद रखते हैं, तो वही क्लिप और वही डांट आपको ऐसे याद हो जाएगा। यहाँ पे वह से याद रखना है वर्णधानता जो होता है आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है कि वर्णधानता क्या है, यानी वर्णधानता आपका एक रोग है जिसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस इसको बोला जाता है, यानी आपको कलर को पहचानने में दिक्कत होता है। और वह कौन कौन सा कलर है यह भी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा वह आपका है लाल और हरा।
यानी यह जो दो कलर है इसको आपको पहचानने में दिक्कत होता है। ये हरा वाला जो रंग है आपका लाल दिखाई देने लगता है और लाल वाला हरा दिखाई देने लगता है। तो आपको लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होता है, उसी को बुलाता है वर्णधानता। तो याद रखिएगा लाल और हरा, यह बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया में बात करें, यह जो आपको रोग होता है इसमें आपको रक्त का थक्का देरी से बनता है। यानी अगर आपको कोई चोट लग जाता है या कट फट जाता है तो नॉर्मल अगर बात की जाए आपको नॉर्मल इंसान में तो 3 से आपको 4 मिनट में वहाँ पे थक्का बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया वाले व्यक्ति की बात करें तो 24 घंटा से ज़्यादा भी लगता है रक्त का थक्का बनने में। इसलिए अगर हीमोफीलिया वाला कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर सलाह देता है कि आपको चोट वोट से बच के रहना है, कट फटना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार कट गया तो खून आपको बंद होने जाता नहीं है आपको 24 घंटा तक। इसलिए आपको हीमोफीलिया वाले व्यक्ति को सावधान के लिए बुलाता है, या ठोकर लगने से या आपको चोट फोट लगने से। उसके बाद हम बात करें अगला, यहाँ पे क्लिप में देखिए, क्लिप में आपको क्लिप से याद रखना है क्लिफेंटर सिंड्रोम। यह आपको कैसा रोग है, तो इसमें आपको नॉर्मल इंसानों में आपको मालूम होगा 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 46 पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक जोड़ी एक ज़्यादा आपको पाया जाता है, यानी इसमें 47 गुणसूत्र पाया जाता है। और ऐसे पाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह नपुंसक होते हैं। और यह जो आपका रोग होता है क्लिफेंटर सिंड्रोम, यह आपको केवल पुरुष में ही होता है। और इसमें जो आपका स्तन जो होता है वह लेडीज के जैसा हो जाता है, और इसमें आपका जो वृषण होता है वह छिप जाता है। इसी को बुलाता है यहाँ पे नपुंसक रोग। यानी आप जैसे इसको नपुंसक जानते होंगे, तो ये आपको गुणसूत्र उसमें 47 रहता है, और उसको जो रोग होता है क्लिफेंटर सिंड्रोम के कारण ऐसा होता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, यह आपका एक अनुवांशिक रोग है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हम लोग क्लिप में प से याद रखेंगे पटाउ सिंड्रोम। यह आपका कैसा बीमारी है, तो यहाँ पे जो दो आपका ओंठ होता है, जो आपका ऊपर वाला जो ओंठ होता है किसी किसी को देखते होंगे वह कटा हुआ रहता है बीच में, तो वही आपका पटाउ सिंड्रोम के कारण होता है। तो वह आपको याद हो गया होगा, ये आपका पटाउ सिंड्रोम है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डाउ में आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसमें आपको बात करें तो इसी को बुलाता है मंगोलिज्म। और यह जो आपका रोग किसी को हो जाता है तो देखिएगा किसी को आपको इसमें जो अनियंत्रित आपका एक शरीर बन जाता है, किसी ना किसी चीज़ की एक कमी हो जाती है। जिसी का मान लीजिए किसी का आँख ही टेढ़ा हो जाता है, या आपको किसी देखते हो किसी व्यक्ति का जीभ बहुत मोटा हो जाता है, तो वो आपको डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। उसी को मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टॉस से टर्नर सिंड्रोम। और यहाँ पे टर्नर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक जो आपका गुणसूत्र होता है वह आपका कम होता है नॉर्मल इंसान से। यानी नॉर्मल में 46 होता है, तो यहाँ पे इसमें 45 होता है, यानी एक इसमें कम होता है। और एक जो इसमें ज़्यादा होता है वह आपको क्लिफेंटर में होता है, नपुंसक वाले में। और यहाँ पे अगर कम हो गया आपको तो वह टर्नर सिंड्रोम हो गया। और यहाँ पे जो होता है यह स्त्री में होता है, और इसमें क्या होता है, वह जो स्त्री बांझ होती है, यानी उनको कोई संतान नहीं होता है। समझ लीजिए वह टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है, यानी उसमें एक गुणसूत्र की कमी होती है। तो ये आपको इतना याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे टीका से संबंधित कौन कौन सा तथ्य है, बहुत सारा एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पे हम बात करें अगर डीपीटी की, डीपीटी जो होता है वह आपको हॉस्पिटल में पढ़ता होगा, जो बच्चे होता होगा 6 सप्ताह 14 सप्ताह या 10 सप्ताह पर ऐसे पढ़ते रहता है। यहाँ पे हम डीपीटी का फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे डिप्थीरिया पिट्यूसिस, इसी को बुलाता है यहाँ पे काली खांसी और टिटनस। यहाँ पे डिप्थीरिया पिट्यूसिस और टिटनस इसका फुल फॉर्म होता है डीपीटी का। और इसी तीनों बीमारी के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है बच्चों को। ये भी आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बीसीजी टीका। बीसीजी टीका होता है आपको बच्चों को जन्म के समय हॉस्पिटल में दिया जाता है। जो भी आपको देखते होंगे हॉस्पिटल में जाते होंगे या इनसे संबंधित जिनको मालूम होगा, तो बीसीजी का जो टीका होता है यहाँ पे इनका फुल फॉर्म याद रखना है। बी से याद रखना है बेसिलस, सी से याद रखना है कालमेटर, और जी से याद रखना है ग्यूरिन। तो याद रखिएगा बीसीजी, बेसिलस, कालमेटर, ग्यूरिन। उसके बाद यहाँ पे है ओपीवी। ओपीवी जो होता है वह आपको पोलियो वाला टीका है, जो पोलियो में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें एक दिया जाता है टीटी, यानी टेटनस टॉक्सोसाइड। तो ये जो आपको होता है टेटनस टॉक्सोसाइड, यह आपको टेटनस में दिया जाता है, और यह आपको 10 वर्ष और 16 वर्ष के होने पर दिया जाता है टीटी का, ताकि आपको कटे फटे तो यहाँ पे टेटनस रोग नहीं हो। उसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पे चिकित्सा संबंधी उपकरण, यानी कौन सा जो उपकरण है, आपको कौन सा चिकित्सा उपकरण है जो आपको जांच करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो वह आपका है MIR। आपको जानते होंगे, जो जाते होंगे टेस्ट करने तो लिखता होगा MIR। MIR क्या होता है, तो यहाँ पे इसको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, और यह आपका फुल फॉर्म होता है
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और यहाँ पे MIR इसलिए कराता है, इसमें आपको संपूर्ण बॉडी का जांच होता है और जो भी इसमें विकार आता है पता चल जाता है, इसलिए यहाँ पे MIR कराया जाता है। उसी के साथ यहाँ पे संपूर्ण जांच के लिए एक और टेस्ट आता है और वह आता है CT स्कैन। CT जो स्कैन होता है, यहाँ पे CT का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है, कंप्यूटेड टोमोग्रामी स्कैन, यही होता है CT स्कैन का फुल फॉर्म। और यह भी आपको संपूर्ण शरीर की जांच के लिए किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला यहाँ पे है पेस मेकर। यह क्या है? तो पेस मेकर जो होता है वह हृदय की गति को कम करने वाला एक उपकरण होता है। किसी का अगर सांस फूलता है या कोई आपको सांस संबंधी बीमारी होता है तो उसमें आपको पेस मेकर लगा दिया जाता है ताकि हृदय की गति को नॉर्मल रख सके। उसके बाद हम देखें यहाँ पे, अगला यहाँ पे है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करें तो यह आपका हृदय संबंधी विकार पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय का जांच होता है। उसके बाद यहाँ पे है ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर की बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु ऑटो एनालाइजर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है इलेक्ट्रोफेंसोग्राम। इलेक्ट्रोएनोफेंसोग्राम की बात करें तो इसके माध्यम से मस्तिष्क की विकृतियों के बारे में जांच किया जाता है। तो ये आपको इतना कम से कम याद रखना है जो आपको इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक टेस्ट है एलिसा। एलिसा जो टेस्ट होता है वह एड्स में आपको जांच किया जाता है और यहाँ पे एलिसा का फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यून सोलवेंट एस्से। तो ये आपको याद रखिएगा एलिसा का टेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखेंगे जांच संबंधी अंग, यानी कौन सा जो जांच होता है वह किस अंग के लिए किया जाता है। तो आप लोग सुने होंगे EEG। EEG की बात करें तो वह आपको मस्तिष्क के लिए जांच की हो जाता है और यहाँ पे EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वह होता है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी। तो इसी के माध्यम से मस्तिष्क में आपको जांच किया जाता है। उसके बाद हम बात करें, जानते होंगे आप लोग ECG। ECG का आपको हृदय के लिए जांच में उपयोग किया जाता है ECG का, जिसका आपको ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इससे आपको हृदय के बारे में जांच किया जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे EOG, यानी EOG की बात करें तो यहाँ पे आंख संबंधी इसके लिए जांच में प्रयोग किया जाता है और EOG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो ऑक्लोग्राफी। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रो ऑक्लोग्राफी से आंख संबंधी जांच किया जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, अगला है EMG। EMG की बात करें तो यह आपको मांसपेशी संबंधी आपको जांच के लिए उपयोग किया जाता है और EMG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नोग्राफी। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमाइग्रोग्राफी से मांसपेशी संबंधी को जांच किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम की बात करें तो यहाँ पे इससे कान से संबंधित जांच किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है मैमोग्राम। मैमोग्राम से बात करें तो वक्ष, यानी यहाँ पे पीठ जो होता है वक्ष के बारे में इसका पता किया जाता है। और वहाँ पे अगर बाद में देखें, यह आपका है BMD। BMD की बात करें तो यहाँ पे अस्थि संबंधी जांच किया जाता है। BMD का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। तो याद रखिएगा बोन मिनरल डेंसिटी से अस्थि संबंधी जांच किया जाता है। यह आपको इंपॉर्टेंट है, इन सबको यहाँ पे याद रख सकती है। यहाँ पे कौन सा जांच जो किसके लिए किया जाता है, जो ECG यहाँ पे याद रखिएगा मस्तिष्क के लिए, ECG यहाँ पे, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम देखेंगे हीनता जनित रोग, यानी किसी चीज़ की कमी से कौन कौन सा जो रोग होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो एक होता है आपका क्वासिरकोर और एक आपका होता है मैरास्मस। यानी क्वासिरकोर और मैरास्मस जो होता है वह किसी बच्चे में अगर प्रोटीन की जो कमी होती है तो वह आपका क्वासिरकोर और मैरास्मस रोग हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे हम देखें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की अगर किसी व्यक्ति में कमी होता है तो उससे आपको मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन की अगर अधिकता हो जाती है तो उसको बुलाता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो याद रखिएगा हाइपोग्लाइसीमिया में आपको इंसुलिन अधिकता रहेगा जबकि मधुमेह में कम रहता है। तो चलते हैं आगे हम यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी जो खोज है उन सब के बारे में कि कौन कौन सा जो खोज है इंपॉर्टेंट है, केवल यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले विटामिन का। तो विटामिन का खोज किया था फंक ने। विटामिन ए की बात करें तो यहाँ पे मैकुलम के द्वारा खोजा गया था। विटामिन बी की बात करें तो हॉपकिंस के द्वारा। विटामिन सी की बात करें तो हॉलकट के द्वारा। विटामिन डी की बात करें तो मैकुलम के द्वारा। यहाँ पे विटामिन से जितने भी आपको खोज आते हैं हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे विटामिन का, जिसमें आपको कौन कौन सा विटामिन है, क्या क्या उसका रासायनिक नाम है, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद अगर हम देखें
तो उसके बाद यहाँ पे होम्योपैथी। होम्योपैथी की बात करें तो इसको आपके यहाँ पे आविष्कारक है हैनीमैन। एंटीजन की बात करें तो आपको लैंडस्टर ने खोजा था। डायबिटीज की बीमारी की बात करें तो यहाँ पे बेटिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पोलियो का वैक्सीन का, तो जॉन साल्क ने यहाँ पे पोलियो की वैक्सीन खोजी थी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें बैक्टीरिया यानी जीवाणु की, तो इसको खोज करता थे यहाँ पे लीवेनहॉक। उसके बाद यहाँ पे आरएनए की बात करें तो इसके खोजकर्ता यहाँ पे याद रखिएगा जेम्स वाटसन एंड आर्थर अर्ग। उसके बाद हम डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए खोजकर्ता थे जेम्स वाटसन एंड क्रिक। तो इन दोनों में आपको फर्क याद रखना है, एक आर्थर अर्ग है और यहाँ पे क्रिक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे यहाँ पे देखिए, अगर गर्भ निरोधक गोलियां होता है उसके आपको आविष्कारक है पिनकस नामक व्यक्ति। इंसुलिन की बात करें तो इनके खोजकर्ता थे बेटिंग। चेचक जो होता है आपका उसमें जो टीका लगता है उसके खोजकर्ता थे यहाँ पे एडवर्ड जेनर। तो इसको याद रखना है। टीबी जो बात करें, टीबी जो बीमारी होता है जो बैक्टीरिया से होता है उसका खोज आपको करता थे रॉबर्ट कोच। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन की खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बीसीजी यानी बीसीजी का टीका होता है उसके खोजकर्ता था यहाँ पे यूरिन कॉलमेट। चेचक टीका की बात करें तो चेचक आपको एडवर्ड जेनर ने खोजा था। रेबीज टीका की बात करें तो रेबीज टीका खोजकर्ता लुई पास्चर थे। यह आपको इंपॉर्टेंट थे, ये सबको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आपका नोटिफिकेशन अगला वीडियो का मिलता रहे, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम होने वाला है उन सभी टॉपिकों को हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, अब हम देखेंगे तत्वों से संबंधित कौन कौन से रोग है, यानी जो कौन कौन से तत्व है तो है आपको जो यहाँ को जो रोग से संबंधित है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है, तो वह आपका होता है इटाई रोग। इटाई रोग आपका कैडमियम के कारण होता है, यह आपको बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्ट्रोंशियम 90 का, क्योंकि यह आपका एक समस्थानिक है। स्ट्रोंशियम जो है इसका जितने भी आपको समस्थानिक है, जो भी आपका जो तत्व है उसका जो समस्थानिक होते हैं उनसे कौन कौन सा रोग होता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। जैसे आप बात करें स्ट्रोंशियम 90 का, तो यहाँ पे इसके कारण अस्थि कैंसर होता है, यानी हड्डियों में जो कैंसर होता है वो आपके स्ट्रोंशियम 90 के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पे है आयोडीन 131। आयोडीन 131 क्या है, आपका आयोडीन का समस्थानिक है। इसके कारण आपको घेंघा जो रोग होता है, घेंघा रोग, आपको इसका पता लगाया जाता है। और यहाँ पे थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, इसका भी पता लगाया जाता है आपको आयोडीन 131 के माध्यम से। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फेरस के दो आपको समस्थानिक है, एक आपका 26 और दूसरा आपका 59। 26 वाला की बात की जाए तो यहाँ पे 26 वाले से एनीमिया रोग का पता लगाया जाता है, याद रखिएगा। फेरस 26 से एनीमिया रोग का पता लगाया जाता है, जबकि फेरस 59 से बात करें तो यहाँ पे अल्परतकता और टीबी जो रोग होता है उसका जांच किया जाता है फेरस 59 के माध्यम से। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 की बात करें तो यहाँ पे आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का पता लगाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से बात करें तो यहाँ पे कैंसर का उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे कोबाल्ट का यह एक समस्थानिक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला यहाँ पे है सोडियम की बात करें तो यहाँ पे सोडियम 24 जो होता है वह आपके मानव रोग से संबंधित है और सोडियम 24 के कारण रक्त का थक्का बनता है। तो याद रखिएगा रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व शामिल है, तो सोडियम 24। आगे देखेंगे हम लोग, अगला यहाँ पे है फास्फोरस की बात करें यानी पी, तो पी जो 32 होता है उसका आपको प्रयोग अस्थि के रोग के उपचार में किया जाता है। तो फास्फोरस 32 अस्थि उपचार के प्रयोग में किया जाता है। उसके बाद हम बात करें इसके जो अगला जो आपको टॉपिक होने वाला है वह भी आपको मिलेगा और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आगे आने वाला वीडियो जो भी मिलेगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो जाकर स्टूडेंट जलखाना सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे और वहां पे होकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।